नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एडवाइस में। मेरा नाम अजीत है और मैं डिस्कस करूंगा लव जिहाद से जुड़े कुछ शॉकिंग फैक्ट्स। तो पूरा वीडियो देखिएगा। मेरा यहाँ इंटेंशन कोई चीज़ साबित करने का नहीं है, लेकिन फैक्ट्स के आधार पर आप जाएंगे तो ज़रूर कुछ चीज़ समझ पाएंगे। तो आप देखिएगा, आप हैरान होने वाले हैं वीडियो को एंड में जब आप पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लव जिहाद ये है क्या? ये वो टर्म है जिसको राइट विंग हिंदुत्व ग्रुप के लोगों ने दिया है और इनका ऐसा मानना है कि हमारे देश में जो मुस्लिम लोग हैं ये इंटेंशनली एक कॉन्स्पिरेसी के तहत बाकायदा लव जिहाद करते हैं। हिंदू लड़कियों को, भोली भाली हिंदू लड़कियों को बरगला के उनसे शादी करके उनका धन परिवर्तित करते हैं। इतना नहीं, ये भी कहा गया कि इनको विदेशों से आतंकवाद का पैसा ही मिलता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब खुद सरकार इस पर एनालाइज करती है, बाकायदा इसको चेक करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो ये कॉन्सेप्ट मिथ पाया जाता है। मज़े की बात यह कि जो राइट विंग है इसमें बीजेपी आती है जिसकी खुद सरकार है देश में, वीएचपी विश्व हिंदू परिषद आता है, बजरंग दल आता है और ये ऑर्थोडॉक्स जितने भी हिंदू ग्रुप्स हैं ये आते हैं। हमेशा याद रखिए कि हिंदुज़म और हिंदुत्व दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। राइट विंग के लोग हिंदुत्व में, एक्सट्रीम हिंदू बिलीफ पे चलते हैं। इनका मानना है कि भारत में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। मेरा काम था आपको फैक्ट्स बताना, तो पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट जान जाइए जो बहुत ही हिलेरियस कह सकते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन की जो अध्यक्षा हैं रेखा शर्मा, उन्होंने हाल में एक पोस्ट डाला था ट्विटर पे जिसमें वो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ डिस्कस कर रही थी कंडीशन ऑफ वुमेन को लेके। उसमें उन्होंने बात कहा कि भारत में लव जिहाद काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन जब आरटीआई दाखिल किया अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनिकेत जी ने, तो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसने कोई जानकारी नहीं दे पाई। वो खुद असमर्थ हो गई क्योंकि उसने ये एक्सेप्ट किया कि उसके पास ऐसा कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है जो लव जिहाद को बता सके, उससे जुड़ी कोई फैक्ट या डेटा प्रेजेंट कर सके। तो कितनी हैरानी की बात है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्षा डिस्कस करें लव जिहाद को, लेकिन उनका खुद का जो ऑफिस है वो खुद ही कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है। जबकि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये कंप्लेन को रिपोर्ट करता है, उसका रिकॉर्ड तक मेंटेन करता है, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस या औरतों के खिलाफ कोई भी चीज़ें हो रही हैं उसको बाकायदा उसको फॉलो अप लेता है। अब आते हैं दूसरी बात पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट में ये एक्सेप्ट किया है कि लव जिहाद जैसा कोई टर्म ही नहीं है, कानून में इसकी कोई जगह नहीं है और कोई केस नहीं रिपोर्ट किया गया। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम मिनिस्ट्री में, जिनका नाम जी किशन रेड्डी है, उन्होंने रिटन रिस्पांस दिया है कि ऐसा कोई भी लव जिहाद का केस या ऐसा कोई भी लव जिहाद का टर्म नहीं है कानून में। तो सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है कि लव जिहाद नहीं है पार्लियामेंट में, लेकिन जब उनके नेता मीडिया में आते हैं तो दूसरी बातें करते हैं। वो क्यों करते हैं मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, सब पॉलिटिकल ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो कानपुर की बात कर लो तो कानपुर में कुछ महीने पहले सितंबर में ये एक केस आया था कि एक पर्टिकुलर मोहल्ले में कुछ मुस्लिम लड़के थे जो हिंदू लड़कियों से शादी कर लिए थे। वो सब दोस्त थे और ये भी पाया गया कि उसको लेके वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने कहा कि यहाँ लव जिहाद हो रहा है और पुलिस में कंप्लेन कर दी गई। इसको देखते हुए बाकायदा यूपी सरकार ने एक्शन लेते हुए वहाँ पे एसआईटी का गठन किया। एसआईटी मीन्स स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और एसआईटी ने बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया और पाया कि ऐसा कोई लव जिहाद का एंगल नहीं है, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं हो रही है, कोई आतंकवाद या विदेश से पैसा नहीं आ रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। ये उनका आपसी लव अफेयर का मैटर है और उनके फैमिली का जो भी डिस्कशन है। खैर, ये भी मैटर यहाँ पे सरकार ने साबित किया, पुलिस ने साबित किया कि कोई लव जिहाद नहीं है। और अगर आपको पता ही होगा तो आपने न्यूज़ देखी भी होगी। तो इन चीज़ों समझ में आ रहा है कि लव जिहाद शायद मिथ ही है, सच तो कतई नहीं है। अब अगर और देखें तो यूपी गवर्नमेंट ने अभी हाल में एक ऑर्डिनेंस लाया है। ऑर्डिनेंस वो एक प्रोसेस है जब सरकार सदन में नहीं होती, मतलब जब विधानसभा या लोकसभा एक्शन में नहीं होता है तभी ऑर्डिनेंस लाया जाता है। तो ऑर्डिनेंस सरकार ने लाया है और इस ऑर्डिनेंस का नाम है यूपी ऑर्डिनेंस ऑन अनलॉफुल कन्वर्जन, जो धन परिवर्तन से जुड़ा है। तो इसको ये कहा गया, बहुत से लोगों ने मीडिया में शोर मचाया कि ये लव जिहाद को रोकने के लिए। हालांकि इसके आप पॉइंट्स पढ़ेंगे तो ऐसा है नहीं, सरकार ने ऑफिशियली ऐसा कहीं भी नहीं कहा है। यूपी सरकार का जो लॉ है, जो मतलब जो अब ये अप्रूव हो गया गवर्नर द्वारा, प्रोमलगेट हो चुका है, इसमें कहा गया है कि किसी को भी फोर्सफुली उसका धर्म नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर कोई शादी सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए कराई जाए तो उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा, मतलब उसको गैर कानूनी माना जाएगा या शादी ही नहीं माना जाएगा।
और ये बर्डन उसके ऊपर आता है जो धन परिवर्तन कराता है। उसको ये बात साबित करना होगा कि उसने ये जो किया धन परिवर्तन उसका उद्देश्य गलत नहीं था और उसने कोई फोर्सफुली धन परिवर्तन नहीं कराया था। इसके सज़ाओं का अगर मैं प्रावधान बताऊं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविज़न है। तो इसमें कहा गया कि अगर ये पकड़ में आता है कि कोई आदमी किसी का धन परिवर्तन फोर्सफुली कराता है तो उसके ऊपर 1 से लेकर 5 साल तक की सज़ा, साथ ही साथ 15,000 रुपये का फ़ाइन है। अगर वो विक्टिम मतलब जिसको धन परिवर्तित कराया गया फोर्सफुली, अगर उसकी उम्र कम है या फिर वो SC या ST कम्युनिटी का है तो उसकी जो सज़ा का प्रावधान है 3 से लेकर 10 साल तक का है और फाइन यहाँ 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। और अगर आपकी पूरी एक मास कम्युनिटी को मतलब एक ग्रुप को ही अगर आप धन परिवर्तित करवा देते हैं फोर्सफुली तो उसमें सज़ा का प्रावधान और स्ट्रॉन्ग है, 3 से लेकर 10 साल तक का, साथ ही साथ फाइन को बढ़ा के 50,000 रुपये कर दिया गया है। तो ये इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है। साथ ही साथ ये कहा गया कि अगर कोई धन परिवर्तन की प्रोसीडिंग या एक्टिविटी करना या ऑर्गेनाइज करना चाहता है तो उसको DM को 2 महीने पहले एडवांस में इंटीमेट करना होगा कि ऐसा वो कोई धन परिवर्तन का प्रोग्राम होने वाला है। साथ ही साथ जो बंदे का धन परिवर्तन हो रहा है उनमें अप्रूवल होना चाहिए और ये साबित करना पड़ेगा कि उसका सपोर्ट है, वो जो परफॉर्म कर रहा है वो अग्री है, उसको भी अपना इनोसेंस साबित करना पड़ेगा। तो ये इसमें चीज़ें हैं, नहीं तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, इसके सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कुछ सेंसस रिपोर्ट की जिससे आपको समझ में आएगा कि ये इतना शोर शराबा हो रहा है और हकीकत क्या है। तो अगर मैं 2011 का ही सेंसस रिपोर्ट लूँ, 2021 देखिए जो सेंसस होता है जिसको हम हिंदी में जनगणना बोलते हैं हर 10 साल पे आता है। तो 2011 का सेंसस रिपोर्ट हमारे पास है, 2021 अभी आया नहीं है, जब आएगा तो उसकी रिपोर्ट देख लेंगे। फिलहाल तो उस रिपोर्ट में देखा गया है कि 2011 में जो भारत में हिंदुओं की आबादी थी तकरीबन 96 करोड़ थी और परसेंटेज में जाते हैं तो 79.8%, तकरीबन 80% हिंदुस्तान में हिंदू आबादी है। और अगर मुस्लिम्स को देखें तो वो 17.22 करोड़ से अगर परसेंटेज में जाते हैं तो 14.2 करोड़ है। बाकी कम्युनिटी का भी आप देख सकते हैं, 2 करोड़ क्रिश्चियन जिनका 2% है, सिख का 2 करोड़ है 1.7% है, बुद्धिस्ट का 1 करोड़ से भी कम 0.7% अगर हम परसेंटेज में, इसी तरह जैन और बाकी धर्म है। अब दूसरी चीज़, लोग कहते हैं कि मुस्लिम अपनी आबादी बढ़ाना चाहते हैं तो फिलहाल 80% आबादी हिंदुओं की है, मुस्लिम की मात्र 14% है। अगर हम डेकेड वाइज देखें कि कितना ग्रो किया, अगर ये लव जिहाद कर रहे हैं या कर रहे थे तो कितना ग्रो किया, तो 1991 में हिंदुओं की जो ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन की परसेंटेज वाइज वो 25% थी, जो 2001 में घट के 20% हो गई और 2011 में घट के 16.8% है। ये बता दूं कि भारत में जो सरकार ने पॉलिसी रखी फैमिली प्लानिंग की, इसके तहत हमारे देश को एक टारगेट सेट कर रखा है कि 2.1 से बिलो रखना है ताकि इंडिया की अंदर जो पॉपुलेशन ब्लास्ट ना हो जाए, जो एक कह सकते हैं ना कि आबादी का एक जनसंख्या विस्फोट ना हो जाए, उसको रोकने के लिए। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ हिंदुओं की आबादी 25% पहले की ग्रोथ रेट से बढ़ रही थी, वो घट के 16.8% पे आ गई। अब मुस्लिम की बात करते हैं तो इनकी आबादी 1991 में 34% की दर से बढ़ रही थी, जो घट के 29% पे आ गई और 2011 में और घट के 24% में आ गई। तो ये बात साबित हो रही है कि हिंदुओं की आबादी भी घटी है, मुस्लिम्स की भी घटी है। अब आप बुद्धिस्ट की तरह देख लीजिए तो 35% आबादी थी जो घट के मतलब जो ग्रोथ रेट था वो ग्रोथ रेट घट के 24.5 हो गया और 2011 में देखिए 6% हो गया। तो 30 साल में जो ग्रोथ रेट है 6% पे आ चुका है। तो इनकी सबसे ज़्यादा हो सकता है इनमें बहुत कन्वर्जन हुआ हो, खैर ये बातें मेरे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। ऐसे आप क्रिश्चियंस का भी देखिए तो उनका भी काफ़ी 21 से घट के 15% है, सिख का 24 से घट के मात्र 8% है, जैन का ग्रोथ बढ़ा है 4.6 से बढ़ के 5.4 हो चुका है। लेकिन अगर आप 2001 से देखें तो 26 से घट के 5.4। तो अब इससे आप साबित कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यस हिंदुओं की आबादी भी घटी है, मुस्लिम्स की आबादी भी घटी है और हिंदू 80% है, मुस्लिम्स 14.2% है। तो अगली रिपोर्ट आएगी तो हम लोग को शायद और क्लैरिटी मिल जाए, लेकिन फिलहाल लव जिहाद साबित होता नहीं दिख रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 ये सभी भारत के नागरिकों को गारंटी देता है कि वो अपनी लाइफ को अपने अनुसार जिए, मतलब कि हमें ये चॉइस है कि हम क्या खाएं, कैसे रहें, क्या हमारा रहना जीने का सलीका हो, हमारा पार्टनर हम उसका चॉइस क्या करें, ये हमारा पर्सनल मैटर है। ओके, इसमें
कोई भी बाहरी सरकार या कोई बाहरी आदमी ही हमको ऑर्डर दे सकता। फॉर एग्जाम्पल कि आपका ये अधिकार है कि आप कौन से प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, कौन सी, ये आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स आप पढ़िएगा तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। हम लोग को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हैं। हम क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या पहनते हैं, हमारा चॉइस है। कोई हमें ये ना सिखाए, और ये हमें कानून ने ये ताकत दे रखी है। दूसरा, आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर इंसान को फ्रीडम है कि वो कोई भी धर्म को वो फॉलो कर सकता है, यानी वो हिंदुज़म को फॉलो कर सकता है, वो इस्लाम को फॉलो कर सकता है, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर सकता है, वो चेंज भी कर सकता है। इस पर रोक नहीं है। तो भारत सरकार ने ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आज़ादी दे रखी है, इसीलिए ये इस चीज़ को लेकर नहीं डरना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, तो कानून ये कहता है। साथ ही साथ जो मैरिज है, मैरिज के अलग से कानून बने हैं, और मैरिज, पार्टनर चॉइस, ये सब चीज़ें ये पर्सनल मैटर है, इसमें सरकार को नहीं आना चाहिए। क्योंकि कानून साफ साफ कहता है कि अगर लड़के की उम्र 21 साल है और लड़की की उम्र 18 साल है तो ये उनका डिसीजन है अपने पार्टनर को चूज़ करने का। यहाँ तक कि फैमिली भी उनको फोर्स नहीं कर सकती। वो अलग बात है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो पैटर्न है शादी करने का वो अरेंज मैरिज का है। लव मैरिज को उतना नहीं पसंद किया जाता है, और हमारे यहाँ बॉलीवुड फिल्मों में लव मैरिज बहुत एक्सेप्टेबल है, रियलिटी में शायद नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ और लीगल एस्पेक्ट की। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो मैट्रिमोनी मीन्स शादी है, उसके लिए सेपरेट कानून है हमारे देश में। जैसे कि अगर जो हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं उसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट है। ओके, अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो उनके यहाँ भी जो शादी होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन हिंदुओं में मैरिज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ सोशल रिचुअल। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कोर्ट मैरिज, अगर मान लीजिए आप अरेंज मैरिज से खुश नहीं है, नहीं उसमें जाना चाहते हैं, तो बाकायदा कानून में आपको ये प्रोविजन है, स्पेशल मैरिज एक्ट में आप बाकायदा कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। आपको ये अधिकार है। और जो लोग सोशल मैरिज करते हैं, जैसे जो आप ट्रेडिशनल मैरिज जिसे कहते हैं अरेंज मैरिज, उनको भी भारत सरकार मैरिज सर्टिफिकेट इशू करता है, जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत आता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, मैंने थोड़ी देर बताया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी कुछ दे रखा है, बट सबसे दुख की बात यह है कि हम लोग कानून ही नहीं जानते हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं, और मीडिया तो सिर्फ और सिर्फ डिबेट में बिलीव करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ शॉकिंग चीज़ की। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का मैं पुराना डेटा आपको बता दूं। हमारे देश में हम लोग बात करते हैं ना कि हिंदू लड़कियों को बरगला के मुस्लिम लड़के ले जा रहे हैं, शादी कर ले रहे हैं। तो क्या हमारे देश की लड़कियां बेवकूफ़ हैं, और क्या हमारे देश की लड़कियां असुरक्षित हैं, ये कहना चाह रहे हैं? तो मैं आपको बता दूँ कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बताता है कि अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑनर किलिंग होता है। अगर हम ऑनर किलिंग की बात करें तो 300 से अधिक केसेस हुए थे 2014, 15 और 16 में। तो ये बहुत ही ख़राब और शर्मनाक बात है। अगर मैं राज्यों के हिसाब से बात करूं तो गुजरात में 10 केस रिपोर्ट हुए थे, पंजाब में 8, उत्तर प्रदेश में 16, मध्य प्रदेश में 18। ये एक साल का डेटा है। तो आप खुद सोचिए कि जिस देश में, अगर हम अपने देश की बात करते हैं, हमारे अरेंज मैरिज चलता है, हम लोग लव जिहाद की बात करते हैं, यहाँ कास्टिज्म भरा हुआ है। आप अपनी कास्ट, एक कास्ट से दूसरी कास्ट में नहीं जा सकते हैं। ओके, आप अपना धर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, कास्ट, इंटर कास्ट मैरिज आज भी बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि अपने ही पढ़ाए बच्चे, अपने ही पाले बच्चों को लोग मारने पे तुले होते हैं। आप ये देख सकते हैं। ऑनर किलिंग एक सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना सीखिए। और नहीं आपको यकीन है तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की वेबसाइट पे जाके पूरा रिकॉर्ड देखिए, सरकारी डेटा है, विश्वास कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी 2020 में 11 नवंबर को एक ऑर्डर दिया था, और उसने कहा है कि जो इंटरफेथ मैरिज है वो सही है, और ये पार्टनर का चॉइस है, वो किसके साथ शादी करना चाहता है, ये उनका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसको आप नहीं छीन सकते। हालांकि सर ये बात उसने माना कि किसी को फोर्सफुली धर्म परिवर्तन आप नहीं करा सकते, लेकिन अगर कोई शादी करे तो कोई तीसरा आदमी ये कहे कि ये लव जिहाद, ये एकदम गलत है। वो बाहर का, ये यहाँ तक कि कानून में साफ साफ लिखा है, कोर्ट्स को और सरकारों को, विधानसभा को पर्सनल मैरिज और अफेयर्स में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद जाए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया वो सलामत प्रियंका का केस है, जिसमें प्रियंका जो एक हिंदू लड़की है जिसने कन्वर्जन एक्सेप्ट किया था, और इसको लेके हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि ये लव जिहाद नहीं है, ये इनकी आपसी मैरिज है। अब मैं कुछ और शॉकिंग फिगर बता दूं तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की अगर हम देखें 2020 की बात करें, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे देश में और हमारी बच्चियों को नुकसान हो जाएगा, तो ज़रा आप अपने देश की बच्चों की कंडीशन भी देख लीजिए।
तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में देखें तो इंडिया का जो रैंक है बहुत ही शर्मनाक 112वीं रैंक है और हम बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, श्रीलंका से भी पीछे चल रहे हैं। अगर हम स्कोर वाइज जाएं तो 0.668 स्कोर किया है भारत ने। और अगर इंडिया को जेंडर इक्वालिटी लानी है तो 99 साल मतलब तकरीबन 99.5 ईयर्स मतलब तकरीबन 100 साल लग जाएंगे। ओके, तो ये खुद सोच सकते हैं कि कितना बुरी कंडीशन है। अब इसी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में और कैटेगरीज में जाएं तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन या अपॉर्चुनिटी इंडेक्स में जाके देखें तो भारत का जो परफॉर्मेंस एकदम बॉटम पे चला जाता है, 149वें नंबर पे है। अगर हम इराक का स्कोर देखें, ये देखिए टॉप पे बेनाइन है और वर्स्ट पे इराक है 0.227, भारत 149वें नंबर पे है 0.354 के स्कोर के साथ। ठीक है, तो आप ये खुद देख लीजिए कि जिस पे मेहनत करनी है, जिस पे सोचना है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। और इंडिया को इक्वालिटी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी बराबरी पे आने के लिए 257 साल तक लग सकते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं। तीसरा इसी का पैरामीटर चेक कर लें तो अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल अटेनमेंट में तो यहाँ पे भी भारत का जो परफॉर्मेंस 112 रैंक मेंटेन कर रखा है, जो कि बॉटम में ही आता है। और इसमें भारत को तकरीबन 12 साल लग सकते हैं, लेकिन इसमें एग्जैक्टली नहीं बताया गया है क्योंकि अगर सबका नंबर देखें तो ऑलमोस्ट एक जैसा है। अब हम बात करते हैं हम लोग हेल्थ के इंडेक्स पे, ग्लोबल जेंडर गैप में अगर हम हेल्थ की बात करें, ग्लोबल जेंडर गैप का मतलब बता दूं कि पूरी दुनिया में जो मेल वर्सेस फीमेल का जो गैप है उसको ये कवर करता है। और इसमें अगर बात की जाए तो इंडिया अगेन 150 नंबर पे आता है। अगेन श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान से ही पीछे चल रहे हैं। हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान से भी हम पीछे ही चल रहे हैं, तो इसमें भी इंडिया परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये इकलौता ऐसा इंडेक्स है जहां भारत का परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर है, क्या बोलूँ काफ़ी बेहतर है, 18वें नंबर पे आता है। लेकिन एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भी बराबरी लाने की अगर हम बात करेंगे तो 95 साल लगेंगे। ठीक है, तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ये ज़रूरी है, सही है, तो आप खुद देख सकते हैं। अब भारत में और प्रॉब्लम देखें, हमारे देश में एसिड अटैक होता है, रेप हर घंटे 4 महिलाओं के साथ होता है, डाउरी डेथ होती है, आज भी दहेज प्रथा एक सच्चाई है। तो इन कुरीतियों ख़त्म करना है, एसिड अटैक, रेप, मोलेस्टेशन, डाउरी या जिसको हम दहेज प्रथा बोलते हैं। आप कोई भी शादी देख लीजिए, हिंदुस्तान में डाउरी बेतहाशा चलती है, शादी नहीं शो ऑफ बोलिए आप इसको। और दूसरी बात बता दूं तो जब कोविड आया था तो चिल्ड्रन, वुमेन और ओल्डर पीपल को डोमेस्टिक वायलेंस देखना पड़ा था, ये इसका दर बढ़ा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO ने ये पहले डर बता दिया था। और द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, जिसकी बात मैंने शुरू में की थी, उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है। और साथ ही साथ पुलिस अपैथी बढ़ी, पुलिस का भी सेंसिटाइजेशन कराना चाहिए। अब पुलिस अपैथी बढ़ी, उसने औरतों आदमियों को एक साइड से कूटा है, धुलाई की है, तो आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि रिपोर्ट देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि जेंडर डिस्पैरिटी कितनी ज़्यादा है। और हम लव जिहाद की बात करते हैं, पहले वुमेन को इक्वल राइट्स दीजिए। पसंद आए वीडियो तो फॉलो कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।